एवरीवन, बच्चों क्लास 12 की एग्जाम अभी बहुत नजदीक आ गई है। आई होप यू ऑल हैव स्टार्टेड स्टडिंग फुल फ्लेजेडली। पूरा पोर्शन क्लास 12 का अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दैट। सारे लेक्चर्स अवेलेबल है एंड आई हैव आल्सो अपलोडेड ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज जहां पे पूरे 20 मार्क्स के सारे चैप्टर्स वाइज मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, एज वेल एज हाउ यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी and previous year question papers. Everything is available on the YouTube channel. Please ensure that you go through this because अभी बहुत कम टाइम बचा है बच्चों। I want all my students to pass with flying colors. इसीलिए मैं आपके लिए अभी लेके आई हूँ वन शॉट रिविजन लेक्चर्स। आज से हम इस सीरीज का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे चैप्टर वाइज हम देखेंगे बच्चों, हर एक चैप्टर से रिलेटेड एक लेक्चर अपलोड होगा। ये जो वन शॉट रिविजन लेक्चर्स है बच्चों, यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो पर्टिकुलर चैप्टर वाइज सब कवर किए हैं। दे आर डिजाइन्ड इन सच अ वे ताकि कम समय में आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। ओके, सो दीज लेक्चर्स विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। जब आप कुछ दिन पहले स्टडी कर रहे हो एग्जाम के, या फिर एग्जाम के पहले दिन जब आप बुक खोल रहे हो, सो यू कैन गो थ्रू दीज लेक्चर्स। एक्सट्रीमली बेनिफिशियल for you to go through these lectures. So without any further delay, let's begin with today's lecture, that is chapter 1 on partnership final accounts. बच्चों, हमें पता है that partnership final accounts में हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है। It is a compulsory problem. We are supposed to solve that problem. So please ensure that partnership final accounts and not for profit concern. ये जो दो chapters है जहां पे आपको options available नहीं है, प्लीज डिवोट मोर टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग दोज टू चैप्टर्स, बिकॉज आपके पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसलिए मैं आपके लिए वन शॉट सीरीज लेके आई हूँ। आई होप दिस विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो बच्चों पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में हमने क्या देखा है, दैट हमें पहले क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया होता है और ट्रायल बैलेंस के साथ साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं, राइट। और हमें बोला जाता है दैट हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, राइट। तो हम एक बार क्विक रिविजन कर लेंगे दैट ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में एज वी ऑल नो सारे फैक्ट्री रिलेटेड आपके जो एक्सपेंसेस है, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है, जो वो गुड्स बनाने के लिए आपको जरूरी है, वो सारे एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। और अदर देन दोज एक्सपेंसेस, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, फाइनेंस के एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट करते हैं, राइट। Isn't it? Similarly, सारा जो भी इनकम है जो हमारा डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट है, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है एंड ऑल दी अदर इनडायरेक्ट इनकम्स विल गो टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बच्चों, आज हम जो आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसके इलस्ट्रेशंस डिटेल में देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशंस के अंदर जो सारे एडजस्टमेंट्स है वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स कहाँ कहाँ और क्यों जा रहे हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ट्रायल बैलेंस से वो हम देखेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से सब एक जगह पे मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए, फर्स्ट इलस्ट्रेशन ये है। देखिए, इस तरह से हमारा प्रॉब्लम का फॉर्मेट होता है। हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है एंड वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले देखेंगे दैट एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ है एंड जहां जहां एडजस्टमेंट्स होते हैं ट्रायल बैलेंस में हम वहां पे स्टार मार्क करेंगे, राइट। तो देखिए क्या दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5 and 3% रिस्पेक्टिवली। तो मशीनरी और हम स्टार कर लेंगे। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिस्ड ऑनर्ड बिल, तो बिल रिसीवेबल को भी हम स्टार कर लेंगे। गुड्स वर्थ 1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑलराइट, राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन डेटर्स। सो बैड डेट्स और डेटर्स दोनों में भी हमें स्टार करना है अभी। गुड्स ऑफ 6,000 was sold but no entry was made in the books of accounts। मतलब सेल किया है लेकिन एंट्री नहीं हुई है। इसका मतलब इसके इफेक्ट्स कहा जाएंगे whenever we sell, हमारे दो अकाउंट्स में इफेक्ट होता है, एक डेटर एंड दूसरा सेल्स। तो दोनों में भी हमें स्टार करना होगा, डेटर्स एंड सेल्स।
ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। पहले आप स्टार्ट कर लीजिए। नाउ यू विल गो थ्रू द आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस वन बाय वन, राइट। अभी हमें क्या पता है बच्चों, डेबिट बैलेंस अगर हमें दिया गया है तो इसके कहां कहां इफेक्ट जा सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो जो आइटम्स हमें दिए गए हैं उनका एक इफेक्ट जाता है, राइट। जो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स है उनका एक इफेक्ट जाएगा, जो एडजस्टमेंट्स में आइटम्स है, जो एडजस्टमेंट्स में है उनके दो इफेक्ट्स जाएंगे, राइट। ये अभी हमें पता है। और ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट साइड के आइटम्स है बच्चों वो कहा जाएंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे, या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ये आइटम्स दिखेंगे। ओके, ये हमें याद रखना है, सिर्फ एक इफेक्ट। ओके, और जो भी क्रेडिट बैलेंसेस है, ये जो बैलेंसेस है ये कहां दिखेंगे, ये बैलेंसेस हमारे दिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पे। ओके, ये हमें याद रखना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट बैलेंस है तो आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखेगा या प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखेगा। ओके, यहां तक क्लियर है। और जो भी हम ये एडजस्टमेंट्स देखेंगे बच्चों, वी हैव टू एंश्योर दैट हम उनके दो इफेक्ट्स दें, साइमल्टेनियसली गिव टू इफेक्ट्स सो दैट आपका कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है गलती होने की, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए आइटम्स है, वी विल जस्ट रिवाइज कि वो कहां पे जाते हैं। देखिए, वेजेस एंड सैलरीज ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है, इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंस है। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव, अगर सिर्फ वेजेस दिया होता तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हम देते, और अगर सिर्फ सैलरीज दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता, ये हमें पता है। लेकिन यहां हमें दिया गया है वेजेस एंड सैलरीज, तो वी हैव टू रिमेंबर जो वर्ड पहले आया है बच्चों, जैसे यहाँ पे पहला वर्ड है वेजेस, तो वेजेस कहां जाता है, ट्रेडिंग में, तो वेजेस एंड सैलरीज विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सिमिलरली अगर आपको पूछा जाता सैलरीज एंड वेजेस, तो हमें याद रखना है फर्स्ट वर्ड क्या है, सैलरी इज द फर्स्ट वर्ड, सैलरी गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सैलरीज एंड वेजेस अगर आपको दिया जाएगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है, क्लियर। ओके, देखिए आगे मैंने हाईलाइट किया हुआ है रॉयल्टीज। रॉयल्टी क्या होता है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, राइट। ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो इसीलिए रॉयल्टी विल गो इन माय ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे बहुत बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हमें ये याद रखना है जो भी एक्सपेंस मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड है उस एक्सपेंस के बिना मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर सकती हूँ, तो वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। तो फ्रेट, रॉयल्टी, कैरेज इनवर्ड, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये सारे एक्सपेंसेस आपके जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। ऑलराइट, सो दैट इज द रीजन आई हैव हाइलाइटेड, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि रॉयल्टीज को हम आखिर कहां दें। सो रॉयल्टीज विल गो इन माय ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, और यहाँ पे एक बहुत ट्रिकी आइटम है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी एक्रूअल से रिलेटेड कोई भी आपके एक्सपेंस हो, चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंस हो या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो या एक्रूड इनकम हो, ये चारों भी अगर आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं बच्चों, उनका एक इफेक्ट जाएगा। ओके, आई एम रिपीटिंग, ट्रायल बैलेंस में अगर दिख रहे हैं तो सिर्फ एक इफेक्ट जाएगा, आपको दो इफेक्ट्स नहीं देने हैं, और वो एक इफेक्ट जाएगा हमारे बैलेंस शीट में। ओके, सो बी वेरी वेरी कॉशियस हियर। ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत बार कि आउटस्टैंडिंग है तो हमें लगता है कि बाबा वेजेस में ऐड कर दे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको एडजस्टमेंट में पूछा गया है तो आपको दो इफेक्ट्स देने हैं, अगर ट्रायल बैलेंस में आइटम आता है तो सिंगल इफेक्ट एंड दैट इज इन द बैलेंस शीट। ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ये क्या है, लाइबिलिटी है, हमें पे करना है फ्यूचर में, इट इज आवर ऑब्लिगेशन, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। Is this very very clearly understood? Okay, now what we will do is हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे एंड वन बाय वन we will discuss कि ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक अमाउंट हमें दी गई है तो इसके दो इफेक्ट कहा जाते हैं। पहला इफेक्ट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा। सो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों बिकॉज दिस इज आवर रिवीजन लेक्चर, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स आपको बता रही हूँ, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स कैसे और कहाँ पोस्ट होते हैं ये हमें डिटेल में देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000
और तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो आपको यहां पे लिख लेना है क्लोजिंग स्टॉक 40,000। क्लियर? और जैसे ही हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं बच्चों, आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है, भूलना नहीं है। बिकॉज अगर गलती से यहाँ पे कुछ छूट जाता है तो अगर हमने टिक मार्क किया है बच्चों तो हमें याद रहता है दैट वी हैव मिस्ड समथिंग। ओके, सेकंड, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 5 and 3% रिस्पेक्टिवली। देखिए रिस्पेक्टिवली वर्ड आया है, इसका क्या मतलब होता है दैट बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 5% है और मशीनरी का डेप्रिसिएशन 3% है, राइट? सो बिल्डिंग कितने पे दिख रही है बैलेंस शीट में? लेट अस सी। बैलेंस शीट में हमारी बिल्डिंग दिख रही है 75,000 पे, इस पे 5% डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट में हम करेंगे 75,000 का 5%, कितना आ रहा है? देखो ये आ रहा है 3,750। तो क्या करेंगे हम? इसे माइनस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन, राइट? और तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों? ये सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, यहां पे हम लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन ओके। और मशीनरी को कितने से डेप्रिसिएट करना है हमें? 3%। तो रफ वर्क में लिखेंगे 1,14,800 का 3% कितना आ रहा है? 3,444। तो यहां पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा, यहां पे हमें लिखना है मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे 3,444 और टोटल हमें लिखना है आउटपुट कॉलम। ओके, यहां पे अभी हम टिक कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दिया है? बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3,000। ओके, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर अभी याद करिए बच्चों। जब भी बिल हमारा डिसऑनर होता है, हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? रफ वर्क में हम वो जर्नल एंट्री लिख लेंगे। हमारी जर्नल एंट्री होती है कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू bills receivable because that is no more our asset. What is the amount? 3,000. Isn't it? ये हम एंट्री करते हैं, बस इसका अभी हमें इफेक्ट देना है। तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में हमें बिल्स रिसीवेबल में से 3,000 माइनस करने हैं बिकॉज इट इज नो मोर आवर एसेट। और सेकेंड इफेक्ट, हमारे डेटर्स को मुझे डेबिट करना है, मतलब डेटर्स में मुझे ऐड करना है 3,000। गेटिंग इट? तो हम ये इफेक्ट हम दे देते हैं बैलेंस शीट में। बिल्स रिसीवेबल में से हम 3,000 माइनस कर देंगे बिकॉज इट इज नो मोर माई एसेट नाउ, लेस डिसऑनर्ड बिल। और सेकेंड इफेक्ट तुरंत हमें डेटर्स में यहां ऐड करना है, ऐड डिसऑनर्ड बिल। ओके, क्लियर? ऑल राइट, आगे। गुड्स वर्थ 1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज was not entered in the books of accounts। अभी अगर हमारे पार्टनर ने कोई विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स, राइट? Isn't it? तो अगर उसने 1,000 वर्थ गुड्स विड्रॉ किए तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 1,000। और क्या बिजनेस में से गुड्स बाहर गए हैं तो हम यहां लिखेंगे टू goods withdrawn for personal use। For personal use 1,000। Are you all understanding? अगर गुड्स बाहर जाते हैं बिजनेस में से फॉर एनी पर्पस, जैसे हम सेल करते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, तो उसी तरह ये विड्रॉ हो गए थे, गुड्स बिजनेस से बाहर गए हैं तो हम उसे क्रेडिट करेंगे टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस 1,000। ओके, और ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे बिकॉज ड्राइंग्स का अल्टीमेट इफेक्ट कहा जाता है? ड्राइंग्स का अल्टीमेट इफेक्ट जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, इजंट इट? तो ये जो ड्राइंग्स है इसका सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा? देखिए ये हमने पहली एंट्री पास की, सेकंड एंट्री क्या होगी? ये जो ड्राइंग्स है
उसे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो दयाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स 1000। तो इसका अभी हमें इफेक्ट देना है बच्चों। देखिए ड्रॉइंग्स यहाँ पे क्रेडिट हो गया और ड्रॉइंग्स यहाँ पे डेबिट हो गया, तो ड्रॉइंग्स का इफेक्ट नलीफाई हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, दया के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे बैलेंस शीट में, और ये जो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, बी वेरी वेरी अटेंटिव, ये कहां दिखेगा, ये दिखेगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 1000। ओके, और इसका हमें सेकेंड इफेक्ट देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो लाइबिलिटी साइड में चलते हैं, यहां पे हमें दया के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा पहले। ओके, दैट इज 1,60,000। उसमें से हमें माइनस करना है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या आप ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हो, 1000। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट write off 1800 as bad debts and maintain RDD at 5% on sundry debtors। तो बच्चों एज अ रूल व्हाट डू वी डू, बैड डेट्स और आरडीडी से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो हम सबसे लास्ट करेंगे। वो क्यों, वो आपको समझ में आएगा कुछ ही देर में। ओके, सो ऑलवेज डू आरडीडी एंड बैड डेट्स एडजस्टमेंट एट द एंड। ओके, सारे एडजस्टमेंट होने के बाद सबसे लास्ट। ठीक है, तो ये अभी हम लोग अभी होल्ड पे रखेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट क्या है वो देख लेते हैं। Goods of 6,000 was sold, but no entry was made in the books of accounts। अगर हमने क्रेडिट पे कुछ बेचा है तो हमारी एंट्री क्या आती है, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल्स अकाउंट 6,000, ये हमारी जर्नल एंट्री आएगी। तो अभी इस जर्नल एंट्री का अभी हमें इफेक्ट्स देने हैं। कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, इसका मतलब इसका इफेक्ट जाएगा डेटर में, डेबिट करना है मतलब ऐड करना है। तो 6,000 वी विल ऐड इन आवर डेटर्स बैलेंस हियर। तो यहां पे हम जाएंगे और यहां हम ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000। राइट, इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, सेल्स में हमें ऐड करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे हमें ऐड करना है, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000। तो यहां पे भी हम टिक कर देते हैं। ऑलराइट, तो अभी बच्चों ये जो मैंने आपको बोला था कि आरडीडी के एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट करते हैं, वो इसीलिए बोला था। देखिए यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स के बाद हमारी जो फाइनल डेटर्स की अमाउंट है वो अभी हमें यहाँ मिलेगी। वो क्या है, 135,500 प्लस 6,000 दैट गिव्स अस 1,41,500। ओके, तो आफ्टर डूइंग द लास्ट एडजस्टमेंट हमें अभी अमाउंट मिली है जो फाइनल अमाउंट है डेटर्स की। नाउ वी कैन डू द आरडीडी एडजस्टमेंट। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज टेल यू ऑल दैट आरडीडी और बैड डेट्स की जो एडजस्टमेंट है वो आपको सबसे लास्ट में करनी है। ओके, समटाइम्स देयर आर सम अनरिकॉर्डेड सेल्स दैट आर देयर एट द एंड ऑफ द एडजस्टमेंट, so that is the reason do all the adjustment and then bad debts और RDD की adjustment करनी है आपको। ठीक है, so now let us move to the RDD adjustment. What has been given? Write off 1,800 as bad debts and maintain RDD at 5% on sundry debtors. Now we know बच्चों that जो ट्रायल बैलेंस में हमें बैड डेट्स और RDD दिए जाते हैं those are known as old RDD and old bad debts, right? और जो एडजस्टमेंट्स में हमें दिया जाता है इसे हम बोलते हैं न्यू आरडीडी एंड न्यू बैड डेट्स। राइट, हमारा फॉर्मूला क्या है याद करिए, हम किस तरह से लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स
प्लस न्यू आरडीडी और उसमें से हमें माइनस करना होगा ओल्ड आरडीडी, राइट। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए बच्चों। यहाँ पे अगर फिगर पॉजिटिव आएगी तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है, और अगर ये फिगर नेगेटिव आ जाती है, बी वेरी वेरी अटेंटिव, आएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आपको लिखना है। ओके, तो नाउ लेट अस फाइंड आउट दैट ये अमाउंट कितनी आ रही है। ओके, सो नाउ लेट अस राइट दिस फॉर्मूला इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे टू ओल्ड बैड डेट्स। ओल्ड बैड डेट्स कहां से मिलने वाले हैं हमें? जो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं। क्या दिया गया है? देखो ट्रायल बैलेंस में 1000, दीज आर माई ओल्ड बैड डेट्स, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 1000। अभी इसमें मुझे न्यू बैड डेट्स ऐड करने हैं, सो ऐड न्यू बैड डेट्स। ये कहां से मिलेंगे? हमारे जो एडजस्टमेंट है वहां पे कुछ दिया गया है। सी क्या दिया है? राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स, दीज आर माई न्यू बैड डेट्स। तो यहाँ पे मुझे दो इफेक्ट्स देने पड़ेंगे बिकॉज ये एडजस्टमेंट है। दो इफेक्ट्स कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एंड सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे हम 1800 लिख लेंगे और बैलेंस शीट में डेटर्स में से हमें माइनस करना है, तो लेस 1800 बैड डेट्स। और कितनी अमाउंट आ रही है? लेट अस सी, 1,39,700। ओके, ये जो अमाउंट है बच्चों, इस पे हमारा न्यू आरडीडी का कैलकुलेशन होता है। सो बी वेरी 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 केयरफुल। आपके जो फाइनल डेटर्स है उसमें से आपको न्यू बैड डेट्स माइनस करना है, और जो अमाउंट बचेगी उसका परसेंटेज आपको आरडीडी के लिए निकालना है। तो आरडीडी हैज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो जो आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिख रहे हैं उस पे 5% नहीं निकालना है। जो बैलेंस शीट में डेटर्स दिख रहे हैं 5%, आफ्टर डूइंग ऑल दी अदर एडजस्टमेंट्स, देखिए सारे एडजस्टमेंट करने के बाद दिस इज द अमाउंट दैट इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, इसका 5% विल बी आवर न्यू आरडीडी। सो लेट अस कैलकुलेट 1,39,700 का 5% कितना आ रहा है? 6,985। दिस इज माई न्यू आरडीडी। तो अगेन इसके मुझे दो इफेक्ट्स देने हैं। फर्स्ट इफेक्ट जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, डेटर्स में से माइनस होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे लेस न्यू आरडीडी 6,985, और ये करने के बाद जो अमाउंट मिलेगी वो हमारी आउटर कॉलम में आएगी। ऑलराइट, और ये सेकेंड इफेक्ट देना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे हम लिखेंगे एड न्यू आरडीडी 6,985, दिस कम्स टू 9,785। ओके, अभी हमें क्या करना है बच्चों? देखो हमारा जो ओल्ड आरडीडी है वो अभी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। देखिए ओल्ड आरडीडी 1800 का, इसे अभी हमें माइनस करना होगा, तो हम माइनस कर लेंगे यहां पे लेस ओल्ड आरडीडी 1800, और आउटर कॉलम में आएगा 7,985। गेटिंग इट? आई होप ये वाली एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छी से समझ गई है बच्चों। जो भी आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, आई एम रिपीटिंग, ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी है और बैड डेट्स है, दीज आर माई ओल्ड आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेट्स। तो अकॉर्डिंगली हमारे फॉर्मूला में हमें लिखना है, दिस इज आवर फॉर्मूला, you have to learn this formula, okay? और new is what is given in the adjustment। जो भी एडजस्टमेंट में है उसके हमें दो इफेक्ट्स देने हैं, ऑलराइट। और ये पर्टिकुलर एडिशन और डिलीशन करने के बाद अगर ये जो फिगर आएगी वो पॉजिटिव है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है, और अगर वो नेगेटिव है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना है। And we have to remember that ये वाली एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट करेंगे आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू ऑल द प्रीवियस एडजस्टमेंट्स, ठीक है। और जब हम आरडीडी कैलकुलेट करते हैं वी हैव टू रिमेंबर दैट जो डेटर्स की अमाउंट है वो बैलेंस शीट में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो दिख रही है उस पे हमें आरडीडी कैलकुलेट करना है। ओके, इसी के साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए बच्चों। अभी हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू गो थ्रू द ट्रायल बैलेंस एंड चेक अगर कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या। देखिए कोई हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे है क्या ट्रायल बैलेंस में? वी हैव टू हिडन एडजस्टमेंट, सी 10% इन्वेस्टमेंट एंड एडवर्टीजमेंट। ये एडजस्टमेंट्स है तो इनका हमें इफेक्ट देना भूलना नहीं है।
10% इन्वेस्टमेंट 20,000। इसका क्या मतलब होता है दैट ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है 20,000 की, इस पे हमें कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। As nothing has been provided, we have to assume that पूरे साल का इंटरेस्ट इस पे हमें मिलेगा 20,000 पे 10%, that is 2,000। अभी ये जो 2,000 इंटरेस्ट है ये अभी हमें मिला नहीं है, दिस इज एक्रूड, ये मिलने वाला है फ्यूचर में। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे बच्चों, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,000 टू इंटरेस्ट, राइट, बिकॉज ये मेरा इनकम है। तो इसके मुझे दो इफेक्ट्स देने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट दिखेगा 2,000 का, और ये जो है ये मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा, बिकॉज फ्यूचर में मुझे मिलने वाला है, आज मुझे नहीं मिला है। तो लेट अस गिव द इफेक्ट्स। इंटरेस्ट में हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय इंटरेस्ट 2,000 एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। ये मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, सो इट बिकम्स माय एसेट। गेटिंग इट? ओके। और एक हिडन एडजस्टमेंट है, वो कौन सी है देखो, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 months 4,500। देखिए ये जो पूरा साल है ये 12 months का है और हमें एडवर्टीजमेंट सिर्फ 9 महीने की दी गई है, तो हमें क्या करना है, पूरे 12 महीने के एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस कितना है वो हमें अभी कैलकुलेट करना होगा। सो 4,500 इज फॉर 9 months, तो इसका मतलब 12 months के लिए कितना होगा एक्सपेंस, राइट, बिकॉज ये पूरा साल है 12 months का। सो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 4,500 into 12 upon 9, this comes to 6,000। मतलब पूरे साल का एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है 6,000, लेकिन हमें दिया गया है ओनली 4,500। इसका मतलब कुछ एक्सपेंस ऐसा है जो हमने अभी पे नहीं किया, ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज माय आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। हाउ मच इज दैट अमाउंट, 6,000 माइनस 4,500, दैट इज 1,500, राइट। तो इसके दो इफेक्ट्स आएंगे, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस में हम ऐड करेंगे 1,500 एंड एज दिस इज आवर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिखेगा, राइट। सो लेट अस डू दैट। यहां पे हमें ऐड करना है 1,500, आउटर कॉलम में 6,000 आएगा, एड आउटस्टैंडिंग, और सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1,500। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? देखिए अभी हमने हिडन एडजस्टमेंट्स भी कर लिए हैं बच्चों, अभी हमें क्या करना होता है, अभी हमें 1 by 1 सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद या तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या ग्रॉस लॉस मिलेगा, जो भी मिलेगा वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देखिए यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस ट्रांसफर करते हैं, और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें आइदर नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है बच्चों, हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद हमें बैलेंस शीट को क्लोज करना है। सो बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज साइड की हम टोटल लेंगे एंड इफ वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ओके, ये सारा फ्लो आपके ध्यान में आ गया दैट किस तरह आपको सॉल्व करना है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे अगेन हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। सम आइटम्स आई हैव हाइलाइटेड इन द ट्रायल बैलेंस, लेट अस सी व्हाट इज दैट आइटम। सी कैरेज इनवर्ड, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है बच्चों दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट जब भी कैरेज इनवर्ड है दैट विल गो टू आवर ट्रेडिंग अकाउंट, और कैरेज आउटवर्ड अगर होगा इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस। ऑलराइट, देखिए एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं, लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन।
Stock in hand was valued at 58,000 on 31st March 2019. Okay, ये हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक है, so we know the adjustment. फर्स्ट इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का कहां आता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे. ऑलराइट, ओके, आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं रॉयल्टीज एंड वेजेस. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हम क्या करेंगे? हम जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें हम ऐड करते हैं. व्हाई? Because they are outstanding, they belong to this year but we have not paid them. As they belong to this year, they have to appear in the trading and profit and loss account and balance sheet of this year. Okay? तो क्या करेंगे? रॉयल्टीज और वेजेस को हम ऐड करेंगे. रॉयल्टीज हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है, सो यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड आउटस्टैंडिंग. ओके, सारे जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वी हैव टू ऐड इन द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस. ओके, 1500. ओके, आउटर कॉलम में टोटल लिखेंगे. और वेजेस कितने हैं आउटस्टैंडिंग? वेजेस है 1800, तो यहां पे भी हम आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड करते हैं. ऑलराइट, और तुरंत हमें इसका सेकंड इफेक्ट देना है. सेकंड इफेक्ट कहां आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज व्हाट? ये हमारा ऑब्लिगेशन है, सो इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटीज साइड. तो बैलेंस शीट में चलते हैं. लाइबिलिटीज साइड में वी आर गोइंग टू राइट डाउन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. क्या है? रॉयल्टी एंड वेजेस 1500 एंड 800. आउटर कॉलम 2300. समझ में आया? अभी कोई भी चाहे वो एक्सपेंस हो, अगर दैट इज आउटस्टैंडिंग, आपको इसी तरह उसके इफेक्ट्स देने हैं. फर्स्ट इफेक्ट रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करेंगे, चाहे ट्रेडिंग में हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो. और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा. ओके, अच्छा, आगे सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2000. अब ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है. सैलरी एडवांस में दी है, हमने एक एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, मतलब अगले साल का हमने आज पे कर दिया, तो अगले साल का अगले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा. इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ इस साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखते हैं. तो सैलरी बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर. तो हमें क्या करना है? जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी की अमाउंट है उसमें से हम ये एडवांस की सैलरी को डिडक्ट करेंगे. ओके, दैट इज आवर फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकेंडली, कोई भी एक्सपेंस अगर हमने एडवांस में पे किया है मतलब वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाता है. दैट मीन्स इट इज आवर एसेट, तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा. ओके, सो लेट अस गिव द इफेक्ट. सैलरीज में से मुझे यहाँ पे माइनस करना है प्रीपेड सैलरी 2000, आउटर कॉलम 3000. एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चलते हैं. यहां पे हम लिख देंगे प्रीपेड सैलरी 2000. ऑलराइट, अंडरस्टूड? ये अभी बहुत अच्छे से समझ गए आपको कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो क्या करना है और प्रीपेड एक्सपेंस है तो कैसे करना है. ऑलराइट, आगे create a provision for bad debts 1000 and reserve for doubtful debts at 3% on sundry debtors. जैसे कि हमने पहले देखा है, एज अ थंब रूल व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आरडीडी एंड बैड डेट्स की एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट करेंगे. ओके, ऑल द अदर एडजस्टमेंट्स वी हैव टू डू फर्स्ट. ठीक है, तो इसे अभी होल्ड पे रखेंगे, इसे हम अनटिक्ड रख रहे हैं. ओके, एवरीथिंग एल्स वी आर टिकिंग एज एंड व्हेन वी आर डूइंग दोस एडजस्टमेंट्स. यहाँ पे अनटिक्ड रखा है, जैसे ही एडजस्टमेंट करेंगे उसे टिक करेंगे. ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%. अभी डेप्रिसिएशन हमें पता है, क्या करते हैं हम डेप्रिसिएशन में? जो बैलेंस शीट में आपकी अमाउंट दिख रही है उसका आपको परसेंटेज निकालना है. एंड डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स कहां जाएंगे? फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे दिखेगा डेप्रिसिएशन. एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो भी एसेट है रिस्पेक्टिव एसेट में से वो अमाउंट हम कम करके आउटर कॉलम में बैलेंस अमाउंट लिखेंगे. इज दिस क्लियर? ओके, तो अभी लास्ट क्या है? आरडीडी वाली एडजस्टमेंट है. यहाँ पे अगेन हमें हमारा फॉर्मूला एक बार लिख लेना है. व्हाट इज आवर फॉर्मूला? लेट अस रिवाइज इट. क्या है हमारा फॉर्मूला? हम यहाँ पे लिखेंगे टू ओल्ड बैड डेट्स add new bad debts, add
न्यू आरडीडी और जो आएगी उसमें से हम माइनस करते हैं ओल्ड आरडीडी, राइट। अभी हमें ये याद रखना है ओल्ड बैड डेट्स एंड ओल्ड आरडीडी की फिगर्स कहां से मिलते हैं, हमें ट्रायल बैलेंस से मिलते हैं, और न्यू आरडीडी एंड न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट के फिगर्स होते हैं, राइट। सो नाउ ओल्ड बैड डेट्स कहां से मिलेंगे, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स कहां दिख रहा है, देखो 400, so this I am writing down here 400। इसमें मुझे नए बैड डेट्स को ऐड करना है, न्यू बैड डेट्स इन द एडजस्टमेंट। सो लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट। सी, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3%। सो जो 1000 है दैट इज माय न्यू बैड डेट्स। तो दो इफेक्ट्स क्या आएंगे, पहला तो ये जो न्यू बैड डेट्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पे मैं ये अमाउंट लिखूंगी, एंड सेकेंडली बैलेंस शीट में डेटर्स में से हम माइनस करेंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं 1000 एंड बैलेंस शीट में चलते हैं, यहां पे करेंगे लेस बैड डेट्स 1000, बैलेंस 39,000, ठीक है। और आगे क्या दिया है हमें, आरडीडी हैज टू बी क्रिएटेड एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं रिपीट कर रही हूं, जब भी हमें आरडीडी निकालना है we have to look at the amount that is appearing in the balance sheet after all the adjustment for debtors has been done। देखिए यहाँ पे डेटर्स के एडजस्टमेंट करने के बाद 39,000 हमारे बैलेंस है डेटर्स का, इस पे अभी हमें आरडीडी प्रोवाइड करना है 3%। तो ये रफ वर्क में हम करेंगे, इट कम्स टू 1170। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या होगा, यहाँ पे डेटर्स में से हम माइनस करेंगे, और सेकंड इफेक्ट हमारा जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां न्यू आरडीडी के आगे हम ये अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहां हम करेंगे लेस न्यू आरडीडी, ठीक है, जो बैलेंस आएगा डेटर्स का दैट विल कम टू द आउटर कॉलम, एंड सेकंड इफेक्ट 1170 यहां पे हमारा दिखेगा इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज 2570। अभी इसमें से हमें ओल्ड आरडीडी माइनस करना है, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस में जो दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी इज अपियरिंग एट 1000। तो यहां पे हम 1000 माइनस करेंगे और बैलेंसिंग अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखेंगे। इज दिस क्लियर? ओके, इसके अलावा कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, ये हमें अभी ट्रायल बैलेंस में देखना है। देखिए, लुक एट द ट्रायल बैलेंस, there is no hidden adjustment here in this particular problem। I hope question number 2 के adjustments आपको बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। Now let us move to the next question, that is question number 3। Okay, देखिए यहाँ पे भी मैंने ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम्स हाईलाइट करके रखे हैं, so let us discuss those items। सेकेंड आइटम है, देखो ट्रेड एक्सपेंसेस 3000। Now be very very attentive। ट्रेड एक्सपेंसेस अगर हमें ट्रायल बैलेंस में आते हैं तो we have to wait and pause for a second। Whenever we have trade expenses in the trial balance, we have to check for 4 expenses। कौन से 4 expenses है ये आप नोट डाउन कर लो, ओके। Which 4 expenses? Office expenses, sundry expenses, miscellaneous expenses, general expenses, ठीक है। ये चारों हमें एक बार चेक करना है whether any of these is appearing in the trial balance, ठीक है। ये चारों में से अगर कोई भी एक एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और ये चारों जो भी एक्सपेंस रहेगा एनी वन ऑफ देम विल अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। और ये चारों में से जो भी एक्सपेंस हमें ट्रायल बैलेंस में दिया गया है दैट विल अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। इज दिस क्लियर? देखिए, आई एम रिपीटिंग, अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ ये चारों एक्सपेंस में से कोई भी एक एक्सपेंस हमें ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा तो ट्रेड एक्सपेंस विल अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट, और ये जो भी एक्सपेंस रहेगा दैट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑलराइट। लेकिन अगर ये कुछ नहीं है ट्रायल बैलेंस में और ट्रेड एक्सपेंस अकेला दिख रहा है तो ट्रेड एक्सपेंस विल अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। दिस इज एज पर योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 22 में यह साफ साफ दिया गया है, ओके, ऑलराइट। तो अभी हमें क्या करना है, बिकॉज वी कैन सी ट्रेड एक्सपेंसेस, हम ट्रायल बैलेंस एक बार चेक करेंगे, वहां पे हमें ये चारों एक्सपेंस में से कोई एक्सपेंस दिख रहा है क्या, लेट अस चेक। देखिए यहाँ पे हमें जनरल एक्सपेंसेस दिख रहा है 2500, ऑलराइट। तो हम क्या करेंगे,
जनरल एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा एंड ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. ओके, सो व्हेनेवर यू सी ट्रेड एक्सपेंस इन द ट्रायल बैलेंस, पॉज फॉर अ सेकंड, चेक कि ये चारों एक्सपेंस में से कुछ दिख रहा है क्या, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल टेक अ कॉल दैट ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा ट्रेड एक्सपेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा. क्लियर? बहुत अच्छे से समझ गया. ओके, नेक्स्ट देखो मैंने क्या हाईलाइट करके रखा है, कोल, गैस, फ्यूल. मैंने इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज यहाँ पे अगेन हमें कंफ्यूजन हो जाता है. देखिए, कोल, गैस, फ्यूल ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है. जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ही डेबिट करने हैं. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस. अभी हमें क्या पता है क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैसे करेंगे. देखो, ऑलवेज ये आपके साथ हमेशा रहेगा, हमेशा हमें याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower. ये हमें याद रखना है. ओके, दिस इज अ थंब रूल, वी हैव टू रिमेंबर दिस. क्लोजिंग स्टॉक हमें कॉस्ट या मार्केट जो भी कम है उस प्राइस पे दिखाना है. अभी यहाँ पे 88 और 90 दोनों में कम अमाउंट कौन सी है, 88,000, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर एट 88,000. ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया है, Rucha and Zuili withdrawn from business 3,000 and 2,000 respectively for their personal use. इसका मतलब उन्होंने कुछ गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए. तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा हुआ है, इसका हम क्या इफेक्ट देते हैं. फर्स्ट एंट्री हमारी क्या आएगी, व्हेन गुड्स आर विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 to goods withdrawn for personal use. फॉर पर्सनल यूज 5,000. ओके, ये गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर गए हैं तो हमें क्रेडिट करना है, और ये पार्टनर का ड्राइंग है इसलिए ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं. और ये जो ड्राइंग्स है दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम लिखेंगे रूचा अकाउंट डेबिट 3,000, जुइली अकाउंट डेबिट 2,000 टू ड्राइंग्स अकाउंट 5,000. करेक्ट. तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट है ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से हो गया, तो इसका इफेक्ट हमारा नलीफाई हो गया. तो हमें क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 3 और 2,000 से, एंड गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 5,000 का जो क्रेडिट अमाउंट है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा ऑन द क्रेडिट साइड. सो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे by goods withdrawn for personal use. ओके, ये हमें याद रखना है, जो भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमें दिखाने होते हैं, एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. तो लाइबिलिटी साइड पे यहां पे मैं लिख रही हूं लेस drawings 3,000 and 2,000. Getting it? All right. आगे depreciate motor van by 5% and plant and machinery by 7%. देखिए हर क्वेश्चन में ये वाले एडजस्टमेंट तो होती है. So now we know this by heart. जो भी फिक्स्ड एसेट है उसका हमें परसेंटेज निकालना है, और बैलेंस शीट में से वो अमाउंट माइनस हो जाएगी डेप्रिसिएशन की, और सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. ओके, अच्छा, नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड. सो एज वी नो वी आर गोइंग टू कीप दिस ऑन होल्ड, एट द एंड वी विल सी दिस एडजस्टमेंट. ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800. जैसे कि हमने पहले देखा था, कोई भी एक्सपेंस अगर हमारा आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में वो अमाउंट ऐड करेंगे. तो वेजेस जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहे हैं उसमें हम आउटस्टैंडिंग वेजेस की अमाउंट ऐड करेंगे, और ये मेरा ऑब्लिगेशन है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस. ठीक है,
नेक्स्ट, goods of 6,000 were purchased on credit but no entry was found in the books of accounts. हमने कुछ परचेज किया है क्रेडिट पे पर हम एंट्री करना भूल गए, तो अगर हम एंट्री करते तो हमारी एंट्री क्या होती, परचेजेस है ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 6,000 और जिससे हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे उसे हम क्या बोलते हैं, ही इज आवर सप्लायर, ही इज आवर क्रेडिटर, तो यहां पे हम लिख देंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000. सो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हमें ऐड करना होगा अनरिकॉर्डेड परचेजेस, अनरिकॉर्डेड परचेजेस 6,000, आउटर कॉलम 54,000. ओके, और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, क्रेडिटर्स में ऐड होगा, तो हम क्रेडिटर्स में चलते हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में और यहां पे हम 6,000 ऐड कर देंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेजेस. ओके, अच्छा अभी देखिए हमारी जो आरडीडी वाली एडजस्टमेंट बाकी है, अभी लेट अस लुक एट दैट एडजस्टमेंट. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 5% इज टू बी क्रिएटेड. ठीक है, तो अभी बैलेंस शीट में डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं, लेट अस सी. बैलेंस शीट में डेटर्स हमारे दिख रहे हैं 62,000 पे, कोई भी एडिशन या डिलीशन नहीं है, तो 62,000 का 5% हमें निकालना है, दैट गिव्स अस 3,100. तो डेटर्स में से हम 3,100 माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में न्यू आरडीडी में लिखेंगे 3,100. ठीक है, ऑलराइट. हमारा फॉर्मूला लिखने के लिए हमें बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी यहाँ पे है, देखिए 1,200. एंड डू वी हैव बैड डेट्स हियर, नो वी डोंट हैव बैड डेट्स हियर, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहाँ पे लिखेंगे टू न्यू आरडीडी 3,100 लेस ओल्ड आरडीडी. ओल्ड आरडीडी इज द वन दैट इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, कितने पे दिख रहा है 1,200, तो हम माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,900. गेटिंग इट, सिर्फ आरडीडी है तो कैसे दिखने वाला है, आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. अभी हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए. नाउ लेट अस लुक एट द ट्रायल बैलेंस फॉर एनी हिडन एडजस्टमेंट. देखिए कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या ट्रायल बैलेंस में, देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है एडवर्टीजमेंट 2 years 4,000. इसका क्या मतलब होता है, दैट ये जो 4,000 रुपए है इसकी जो एडवर्टीजमेंट है इसका बेनिफिट हमें 2 साल तक मिलेगा, तो ये जो एक्सपेंस है इसे हमें 2 साल में डिवाइड करना है, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2,000. तो इसका मतलब इस साल 2,000 और अगले साल का एक्सपेंस 2,000 हो गया, दैट मीन्स दिस इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो हम क्या करेंगे, जो एडवर्टीजमेंट की अमाउंट हमारी दिख रही है अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे. और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट में से हम माइनस करेंगे 2,000 लेस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,000. कभी कभी इसे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमें लिखना होगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट 2,000. ओके, आई होप यहां तक बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. आई एम इंश्योरिंग दैट आई एम कवरिंग ऑल योर एडजस्टमेंट्स. सो एक लाइक तो बनता है बच्चों, और जरूर प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताइए दैट आपको ये सारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. थैंक यू सो मच. यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस में मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है. देखिए क्या हाईलाइटेड है, कैरेज रॉयल्टीज फ्रेट. आई हैव हाईलाइटेड दिस बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर कैरेज के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड नहीं. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में we have to assume that this is carriage inward and this will go to our trading account. Please remember this. Okay, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया जाता है, तो ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है. एंड रॉयल्टीज एंड फ्रेट हमें पता है डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे एक्सपेंसेस. ओके, प्लीज एंश्योर दैट ये जो एक्सपेंसेस है ये आपको ध्यान रहे
दैट ट्रेडिंग अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा आगे अभी क्या दिया गया है एडजस्टमेंट, लेट अस सी वन बाय वन। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 वाज कॉस्ट प्राइस 40,000 एंड मार्केट प्राइस 35,000। जैसे कि हमने पहले देखा है, वी हैव टू रिमेंबर थंब रूल क्या है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में से कम क्या है 35,000, तो क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर एट 35,000। अच्छा आगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, मतलब ये मेरा इनकम है जो मुझे अभी तक मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, बट इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो दिस इज माई एक्रूड इनकम। तो क्या करूंगी मैं, इस साल का मेरा जो इनकम है उसमें मुझे ऐड करना है, बिकॉज वॉट एवर इनकम एक्सपेंसेस आर फॉर दिस ईयर, वो मुझे इस साल के बैलेंस शीट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने होते हैं, राइट। तो ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो पहला यहां पे मुझे ऐड करना है 1,200, दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट, एड एक्रूड इंटरेस्ट, जो मुझे मिला नहीं है बट मैंने अर्न किया है, उसे हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। ओके, 1,200, और ये इनकम मुझे फ्यूचर में मिलेगा, सो इट बिकम्स माय एसेट। तो मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैं लिखूंगी एक्रूड इंटरेस्ट 1,200। गेटिंग इट? वेरी वेरी क्लियर। कोई भी इनकम हो इस जगह पे बच्चों, कोई भी इनकम अगर आपको दिया है, ये इनकम हमारा रिसीवेबल है, तो आपको सेम इफेक्ट देना है। जो भी इनकम है रिस्पेक्टिव, वो आपको ऐड करना है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आएगा। गेटिंग इट? ओके, आगे प्रोवाइड आरडीडी है, तो आरडीडी के एडजस्टमेंट जैसे ही देखते हैं, वी विल वेट, वी विल डू इट एट द एंड। ओके, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। अभी हमें पता है डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और दूसरा इफेक्ट फिक्स्ड एसेट में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। एंड लास्ट, गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली। ओके, नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव। ओके, आई वांट 100% अटेंशन हियर। कितने के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हुए हैं बच्चों? 8,000 के, ठीक है। जितने भी गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जाते हैं, वो हम कहां दिखाते हैं? वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो 8,000 है, ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखेगा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ऑलराइट, लेकिन 6,000 वर्थ हमारा इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो गया। ओके, 6,000 वर्थ इंश्योरेंस क्लेम इज एडमिटेड, मतलब फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी हमें ये पैसा लौटा देगी, वो बन जाता है मेरा एसेट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। याद रखिए, जिससे भी हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, वो मेरा एसेट बन जाता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा 6,000 रुपीज, तो मेरे बैलेंस शीट में, मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे 6,000 दिखेगा। ऑलराइट, और ये जो डिफरेंस आ रहा है, 8,000 का नुकसान हुआ, सिर्फ 6,000 का क्लेम एडमिट हुआ, इसका मतलब 2,000 का मेरा एक्चुअल नुकसान हो गया। ये नुकसान के बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, सो दिस इज माय एक्चुअल लॉस बिकॉज ऑफ फायर। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखता है। गेटिंग इट? हमेशा आपको ये सवाल पूछना है, whenever you have type of adjustments, you have to ensure that you split it like this. जितना भी गुड्स बिजनेस से बाहर गए हैं, वो आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना है। जितना भी एडमिट हुआ है आपका क्लेम, वो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, और जो डिफरेंस है वो आपका नुकसान है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखेगा। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? तो कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 8,000। ओके, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हमें क्या लिखना है? इंश्योरेंस क्लेम 6,000, और जो डिफरेंस है 2,000 का, वो मेरा नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू लॉस बाय फायर 2,000। समझ में आ गया? बहुत अच्छी से, यहां कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बच्चों।
ये आप लिख लो। ओके, आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है। ओके, देखिए अभी हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। नाउ लेट अस मूव टू द आरडीडी एडजस्टमेंट। प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो जो डेटर्स का बैलेंस दिख रहा है हमारे बैलेंस शीट में, उसमें हमें 2.5% आरडीडी की अमाउंट निकालनी है। दैट विल बी माय न्यू आरडीडी। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें यूज करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? वी हैव सीन इट मेनी टाइम्स। बैड डेट्स, दैट इज ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, जो ये हम कैलकुलेट करेंगे और हम माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी। ओके, ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं बैड डेट्स और आरडीडी है क्या। देखिए ओल्ड बैड डेट्स है यहाँ पे 500 रुपीज। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? दिस इज माय ओल्ड बैड डेट्स। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? देखो, 2 ओल्ड बैड डेट्स और उसमें हम ऐड करेंगे न्यू आरडीडी, राइट? जो हम ये फॉर्मूला से निकालेंगे, दैट अमाउंट वी विल ऐड और आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट लिख देंगे। गेटिंग इट? बहुत अच्छे से समझ गया। अच्छा, अभी क्या करना है? अभी ट्रायल बैलेंस में कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या? लेट अस सी। देखिए एक हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट फॉर 3 years 30,000। ये हमने ऊपर वाले प्रॉब्लम में भी देखा है। 30,000 जो अमाउंट है ये 3 साल के लिए है, राइट? तो एक साल के लिए कितना? 30,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 10,000। ओके, तो इस साल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सिर्फ 10,000 दिखना चाहिए फॉर एडवर्टीजमेंट, और जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो क्या है? दैट इज माय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा। गेटिंग इट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टीजमेंट में से माइनस करेंगे 20,000। ओके, बिकॉज इस साल सिर्फ 10,000 दिखना चाहिए, लेस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ऑल राइट, चलो अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 में लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स। क्या दिया गया है? स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 was valued at 38,000। ठीक है, तो हमें पता है इसके दो इफेक्ट्स कहा जाएंगे, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में। ठीक है, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, नेट सेल्स बोला गया है, सो वी हैव टू रिमेंबर नेट सेल्स मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ट्रायल बैलेंस में देखो, सेल्स और सेल्स रिटर्न की अमाउंट क्या है? सेल्स की अमाउंट है 2,08,000 और सेल्स रिटर्न यहाँ पे हमें कहीं दिख नहीं रहे हैं। सो 2,08,000 इज द नेट सेल्स इन दिस केस। बट अगर हमारे पास रिटर्न की अमाउंट होती तो हम वो माइनस करके जो फिगर लिख लेगी वो हमारा नेट सेल्स होता था। ओके, प्लीज रिमेंबर नेट सेल्स इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न की अमाउंट नहीं है, दैट मीन सेल्स रिटर्न इज 0। लेकिन किसी प्रॉब्लम में हो सकती है यू हैव अ सेल्स रिटर्न अमाउंट, तो एंश्योर दैट वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप नेट सेल्स निकालो एंड देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस। ओके, 3% कमीशन जो है ये नेट सेल्स का है। सेल्स कितने पे दिख रहा है? 2,08,000। तो हमारे वर्किंग नोट में हमारा कमीशन आएगा 2,08,000 का 3%, दैट इज 6,240। ये क्या है? दिस इज द कमीशन दैट इज पेएबल टू अ पार्टनर। ठीक है, तो ये जो कमीशन है ये हमारे लिए, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर के लिए ये इनकम है। बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो हमारे लिए एंट्री क्या आ जाएगी? कमीशन टू कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कृष्णाज कैपिटल अकाउंट। ओके, बिकॉज फॉर कृष्णा दिस इज हिज इनकम, उसका कैपिटल उतने से बढ़ना चाहिए तो उसके कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। ऑलराइट, लेकिन वेट, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों भी फिगर्स दिए गए हैं। तो वी हैव टू रिमेंबर सारे एडजस्टमेंट्स हम करंट अकाउंट में करेंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं। ठीक है, सो करंट अकाउंट आपको अगर चाहिए तो आप रफ वर्क में करंट अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द अमाउंट्स इन द करंट अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी कमीशन के लिए क्या हो जाएगी?
कमीशन अकाउंट डेबिट टू कृष्णास कैपिटल अकाउंट 6240, ठीक है। तो ये कमीशन हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे टू कमीशन टू कृष्णा, $6,240। और सेकेंड इफेक्ट करंट अकाउंट में आएगा, ओके, बिकॉज यहां हमें दो अकाउंट्स दिए हैं, कैपिटल एज वेल एज करंट। तो सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करने हैं। देखिए इस तरह से मैंने करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है। यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेने हैं और यहाँ हम लिख लेंगे बाय कमीशन। प्लीज एंश्योर दैट आप करेक्ट पार्टनर के अकाउंट में लिखो। कृष्णा के अकाउंट में हमें लिखना है 6240। और क्या दिया गया है हमें, देखिए उसी एडजस्टमेंट में फर्स्ट पार्ट इज Ram is allowed a salary of 6,000. Again, salary becomes an expense for the business. तो हमारी एंट्री आ जाएगी Ram's salary account या salary to Ram account debit to Ram's current account. Okay? So profit and loss के debit side पे हम लिखेंगे to Ram's salary account 6,000 और Ram के current account में हम क्रेडिट कर देंगे 6,000 बाय सैलरी। राम के कॉलम में 6,000 लिखेंगे। ऑलराइट, ओके, आगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। ओके, नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल। पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, करंट अकाउंट पे नहीं। कैपिटल अकाउंट कितने पे दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 1,60,000 and 80,000। इस पे आपको 5% कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, हम कई बार करंट अकाउंट पे कैलकुलेट कर देते हैं। तो वी हैव टू रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन इस अमाउंट पे होगा, जो फिक्स्ड कैपिटल है उस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन हम जब ये एडजस्टमेंट करते हैं इफेक्ट देते वक्त हम करंट अकाउंट में देंगे, गेटिंग इट। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, ये जो इंटरेस्ट है कैपिटल का ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। याद रखिए इफेक्ट सारे करंट अकाउंट में देना है। कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ पे हम यूज करेंगे कैपिटल अकाउंट की अमाउंट, गेटिंग इट। तो 5%, so 1,60,000 का 5% दैट गिव्स अस 8,000 एंड 80,000 का 5% दैट गिव्स अस 4,000। हमारी एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम एंड कृष्णा 8,000 and 4,000। आउटर कॉलम 12,000। Why? Because this is an expense for the business. तो डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और पार्टनर के लिए ये इनकम हो गया तो करंट अकाउंट को क्रेडिट होगा। तो राम और कृष्णा के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, बट ये इंश्योर करना है कि हम करंट अकाउंट में इफेक्ट दें, ठीक है। तो 8,000 and 4,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली। इफेक्ट करंट अकाउंट में देना है हमेशा, और कैलकुलेशन आप करेंगे कैपिटल अकाउंट के अमाउंट से, बिकॉज ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, हमें करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट्स अलग अलग दिए गए हैं। अगर आपको एक ही अकाउंट दिया जाता, ओनली कैपिटल अकाउंट अगर होता, तो सारे हम एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करते थे। ओके, ऑल राइट, आगे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5%। अभी ये हमें बहुत अच्छे से आता है, लेट अस मूव अहेड। 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल इसका क्या मतलब होता है, ये हमारा बैड डेट्स है और ये एडजस्टमेंट में आया है, इसलिए ये हमारा न्यू बैड डेट्स है। तो न्यू बैड डेट्स के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और हम डेटर्स में से माइनस करेंगे इन द बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। अच्छा, आगे प्रीपेड इंश्योरेंस 500। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस है, मतलब कोई एक्सपेंस है जो हमने पहले पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। अगर नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे 500,
प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये एक्सपेंस है जो हमने एडवांस में पे किया है, तो ये हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखता है प्रीपेड इंश्योरेंस 500। ठीक है, आई होप ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ गए हैं। नाउ लेट अस सी वेदर देयर आर एनी हिडन एडजस्टमेंट्स हियर। ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट देखिए, लास्ट में एक एडजस्टमेंट है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड ऑन 1/1/2019 अमाउंट इज 15,000। इसका क्या मतलब होता है, दैट ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है 15,000 के, उस पे हमें 12% से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ओके, सो 15,000 पे 12%, 15,000 का 12% ये पूरे साल का इंटरेस्ट होगा। लेकिन हमें यहां दिया गया है दैट वी हैव परचेज्ड इट ऑन 1 जनवरी 2019। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, देखो ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। मतलब ये जो बॉन्ड्स है हमारे पास कितने महीनों तक थे, जैन, फेब एंड मार्च, ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो जो इंटरेस्ट है वो 3 महीनों के लिए मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन में हम लिखेंगे इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। देखिए कितना आ रहा है 450। दिस इज माई इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हम क्या करेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कोई इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड दिख रहा है क्या। देखिए ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट शुड बी ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज आवर इनकम। तो क्रेडिट में कोई हमें अमाउंट दिख रही है क्या, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नथिंग इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, दैट मींस ये जो 450 है ये पूरा के पूरा इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल है। दिस इज आवर एक्रूड इंटरेस्ट। तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे, इनकम है जो रिसीवेबल है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे दिखाना है एक्रूड इंटरेस्ट, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पे भी कुछ हाईलाइट करके रखा है, लेट अस सी। प्रीपेड रेंट दिया है ट्रायल बैलेंस में, एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस भी दिया गया है। देखिए प्रीपेड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है बच्चों दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट ट्रायल बैलेंस में अगर एक्रूअल से रिलेटेड कोई भी चीज आती है, या वो प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, एक्रूड इनकम होगा, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चारों में से कोई भी आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में आता है, वी हैव टू रिमेंबर इट विल हैव जस्ट वन इफेक्ट। ओके, वन इफेक्ट, और वो इफेक्ट कहां जाता है, वो इफेक्ट जाएगा हमारे बैलेंस शीट में। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये बैलेंस शीट में ही इफेक्ट जाता है बिकॉज कुछ जर्नल एंट्री पास करने के बाद ही ये अकाउंट क्रिएट हुआ है। दैट इज द रीजन इसका सिर्फ एक इफेक्ट जाएगा और वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, अगर ये वाले आइटम्स एज एडजस्टमेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गिव 2 इफेक्ट्स। ओके, वन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड द अदर इन बैलेंस शीट। लेकिन अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिखता है तो एक इफेक्ट जाएगा और वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस, गलती से 2 इफेक्ट मत दे देना। ठीक है, सो प्रीपेड रेंट, इसका मतलब हमने एक्सपेंस पहले पे कर दिया तो मेरे बैलेंस शीट के कौन से साइड पे दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि एसेट में दिखाना है या लायबिलिटी में, सिंपल रूल ऑफ थंब क्या है हमारा, हमने पहले भी देखा है दैट जो भी डेबिट बैलेंसेस है वो बैलेंस शीट के एसेट में ही दिखेंगे और क्रेडिट बैलेंसेस है वो लायबिलिटीज में दिखेंगे। राइट, सो ये जो प्रीपेड रेंट है इट हैज अ डेबिट बैलेंस, सो दिस इज माय एसेट। ओके, एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस है 1600, दैट मींस इट इज आवर ऑब्लिगेशन, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखेगा। ऑलराइट, ओके, लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक अभी हमें पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी एंड कमीशन, अभी ये भी हमने बहुत बार देख लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है तो वो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में हम ऐड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो या ट्रेडिंग अकाउंट में हो। और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, तुरंत हमें सेकंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। ऑलराइट, अच्छा आगे क्या है, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%। ओके, दिस इज ऑल्सो इजी, डेप्रिसिएशन हम करेंगे फर्नीचर में से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स 1200। सो एज अ रूल ऑफ थंब व्हाट डू वी डू, बैड डेट्स और आरडीडी से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट में करते हैं, ऑल द अदर एडजस्टमेंट सबसे पहले कर लेंगे। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2000 ओनली। ओके, हमने ये ऊपर देखा है जितने गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर गए हैं दैट इज 5000 वर्थ, ये कहां दिखेगा,
ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा क्रेडिट साइड पे गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ओके, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है 2000 का, इसका मतलब 2000 रुपीज हमें इंश्योरेंस कंपनी से फ्यूचर में मिलने वाले हैं। सो दिस बिकम्स आवर एसेट, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा। और जो डिफरेंस है दैट इज 5 minus 2 3000, दिस इज माय लॉस बिकॉज ऑफ फायर, और ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? एकदम क्लियरली समझ गया कि लॉस रहेगा तब हमारे एंट्रीज कैसे होंगे। हमारे 3 इफेक्ट्स है यहाँ पे। ओके, याद रखिए, पहला इफेक्ट गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, दूसरा इफेक्ट गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, और तीसरा इफेक्ट गया हमारा बैलेंस शीट में। ओके, ये एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट्स जा रहे हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, ऑल राइट, आगे। श्रेयस एंड मृणाला शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए यूजफुल है दैट जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वी आर गोइंग टू यूज दिस रेशियो। ठीक है, एंड लास्ट, अभी ये जो बैड डेट्स का प्रोविजन है, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स 1200। फर्दर बैड डेट्स मतलब न्यू बैड डेट्स है। ओके, और हमारा फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? दिस फॉर्मूला वी हैव टू नो बाय हार्ट। ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स plus new RDD minus old RDD. Old RDD and old bad debts we get from the trial balance and new RDD and new bad debts we get from the adjustments. ठीक है, तो यहाँ पे bad debts का क्या करेंगे? हम उस फॉर्मूला में ऐड कर देंगे उस आइटम को इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद हम क्या करते हैं? हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं, और ट्रायल बैलेंस में कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या? लेट अस सी। देखिए, यहां पे हमें दिया गया है इंश्योरेंस 9 months 9000 रुपीज। इसका क्या मतलब हुआ? दैट जो इंश्योरेंस है वो सिर्फ 9 महीने का है, लेकिन हमारा तो पूरा अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का होता है, सो वी विल हैव टू प्रोवाइड फॉर दैट एक्सपेंस फॉर 12 मंथ्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैव बीन पेड और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट 12 मंथ्स का इंश्योरेंस कितना है। हाउ डू वी डू दैट? देखिए, 9000 इंश्योरेंस इज फॉर 9 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का इंश्योरेंस कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 9000 इंटू 12 अपॉन 9, दैट गिव्स अस 12,000, राइट? व्हाट इज दिस 12,000? दिस इज माय टोटल इंश्योरेंस। ओके, तो इस साल 12,000 दिखना चाहिए मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्चुअली कितना दिख रहा है? दिख रहा है सिर्फ 9,000। दोनों का डिफरेंस कितना है? 12,000 minus 9,000, that is 3,000 rupees. What is this 3,000? This is outstanding insurance. ये मुझे पे करना बाकी है, तो क्या करेंगे? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस में ऐड करेंगे 3,000, और बिकॉज ये ऑब्लिगेशन है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा 3,000 इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग। क्लियर? ओके, चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आइटम्स है हमारे ट्रायल बैलेंस में। प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अभी प्रोविडेंट फंड क्या होता है? अगर आपके पेरेंट्स कोई सैलरीड है तो आप उनके मुंह से सुनते होंगे प्रोविडेंट फंड, या उसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएफ बोलते हैं। तो अ पोर्शन ऑफ वंस सैलरी ये कलेक्ट होता है, ये डिडक्ट होता है, और वो प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता है। इट इज अ फंड जो एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अबव अ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो मेंटेन करते हैं, और उस फंड में सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो बंटी है ये हमारा एम्प्लॉई है, इसे हम फॉर एग्जाम्पल हम उसे 10,000 रुपीज सैलरी दे रहे हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं? 10,000 में से द एम्प्लॉयर लाला जी क्या करेंगे? 10,000 में से उसे 100 रुपीज डिडक्ट करेंगे फॉर प्रोविडेंट फंड, और उसे पैसा देंगे सिर्फ 9,900 रुपीज। ओके, दीज आर नॉट द एक्चुअल अमाउंट, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसका कैलकुलेशन अलग होता है। तो 100 रुपीज अगर उसके सैलरी में से डिडक्ट होता है, दिस सैलरी बिलोंग्स टू हूम? दिस सैलरी बिलोंग्स टू बंटी। ये पैसा बंटी का ही है, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने बोला गया है कि पूरी सैलरी हम अभी मत दो, थोड़ा सा प्रोविडेंट फंड में जमा कर दो एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय के सैलरी में से 100 रुपीज ये प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाएगा, और एम्प्लॉयर भी अगर
एम्प्लॉय ने 100 रुपीज डाले हैं तो एम्प्लॉयर भी इसमें 100 रुपीज डाल सकता है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉय के 100 आ गए और एम्प्लॉयर के 100 आ गए, दोनों मिला के 200 रुपीज प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाएंगे इन द नेम ऑफ बंटी। ओके, तो ये जो प्रोविडेंट फंड है ये किसका है? इट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉई। ओके, ये एम्प्लॉई का होता है लेकिन एम्प्लॉयर ने इसे सिर्फ जमा करके रखा है, इसीलिए ये एम्प्लॉयर के लिए क्या हो गया? एम्प्लॉयर के लिए ये एक ऑब्लिगेशन है। जब भी एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा बिजनेस, जब भी एम्प्लॉय हमारा काम छोड़ के जाएगा, ये पैसा हमें उसे देना पड़ता है, तो इसे हम हमारा लाइबिलिटी बोलेंगे। सो बिजनेस के लिए प्रोविडेंट फंड बिकम्स अ लाइबिलिटी। ठीक है, और ये जो पैसा है ये बिजनेस क्या करता है? ऐसे ही थोड़ी ना रहने देंगे पैसे को, ये इन्वेस्ट करेंगे ताकि इसमें जो भी मुनाफा होगा वो वापस एम्प्लॉयज के ही काम आएगा। तो इसे इन्वेस्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। बिकॉज जाहिर है और भी एम्प्लॉयज होंगे, है ना, सिर्फ एक ही एम्प्लॉय नहीं होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, तो कुल मिला के बहुत फंड इकट्ठा हो जाता है। तो उस फंड को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट विच द बिजनेस डज फॉर द एम्प्लॉयज। तो इस इन्वेस्टमेंट पे हक किसका है? एम्प्लॉयज का है। तो इस इन्वेस्टमेंट से अगर कुछ भी इंटरेस्ट डिविडेंड आता है, इट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉयज, नॉट टू द बिजनेस। ओके, ये हमें याद रखना है। वी आर जस्ट मिडलमैन। जो बिजनेस है इट इज जस्ट इंश्योरिंग दैट ये पैसा एम्प्लॉयज को मिल जाए व्हेनेवर दे आर लीविंग द बिजनेस। तो ये जो पैसा है ये सिर्फ हमारे पास है, बट इट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉयज, तो ये हमारा लाइबिलिटी है। और जो इन्वेस्टमेंट है, एज इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, बट ये हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉयज का। ठीक है, गेटिंग दिस? ये मैंने आपको एक पूरा फ्रेमवर्क दिखाया है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे इंट्रिकसीज होते हैं, बट जस्ट अ स्मॉल फ्रेमवर्क फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है, अभी ये जो प्रोविडेंट फंड आया है, व्हाट इज दिस? दिस इज माय लाइबिलिटी, दिस इज माय ऑब्लिगेशन। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चलते हैं और यहाँ पे हमें दिखाना होगा प्रोविडेंट फंड 10,000। ओके, सिमिलरली ये जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है ये मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500। ऑलराइट, अच्छा आगे अभी एडजस्टमेंट्स में क्या दिया गया है, लेट अस सी। क्लोजिंग स्टॉक हमें इफेक्ट पता है, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी 10%। अभी हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है ट्रायल बैलेंस में, लेट अस सी। देखो मशीनरी 25,000 की है और हमें इंफॉर्मेशन देखो क्या दी है, एडिशन एज ऑन 1 अक्टूबर 2018 10,000 रुपीज। अभी याद करिए क्लास 11th का डेप्रिसिएशन, हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन उतने मंथ्स का प्रोवाइड करेंगे जितने महीनों के लिए वो फिक्स्ड एसेट यूज हुआ है। ठीक है, तो ये जो 25,000 है इसे हमें बाइफर्केट करना है। किस तरह? देखो वर्किंग नोट बनाएंगे, टोटल मशीनरी की वैल्यू है 25,000, इसे हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक 10,000 और एक बचा हुआ 15,000। ऑलराइट, ये जो 10,000 है हमें इंफॉर्मेशन दी है 10,000 एडिशन वाज मेड ऑन 1 अक्टूबर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 अक्टूबर 2018 को लिया और इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब दिस इज आवर बैलेंस दैट हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड। तो दिस इज अ बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना है कितने पे, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है 10%। तो डेप्रिसिएशन ऑन 15,000 फॉर 10%, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। दिस इज एज ऑन 31 मार्च 19। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाता है 1,500, राइट। लेकिन यहाँ पे वी हैव टू बी अटेंटिव, डेप्रिसिएशन हमें 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च ये महीनों के लिए ही देना है, बिकॉज 1 अक्टूबर को हमने मशीन खरीदी है, राइट। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। तो 10,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स कितना आ रहा है, दिस कम्स टू 500 रुपीज। ओके, सो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन इन दिस केस इज 500 प्लस 1,500, दैट गिव्स मी
2000 रुपीज। तो ये 2000 हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मशीनरी में से माइनस होगा 2000 डेप्रिसिएशन, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिखाना है 2000। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं और यहां पे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन 2000। ये कैलकुलेशन आपको अच्छी से समझ गया है। अभी आपको कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, अगर इस तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी, सो प्लीज ऐसे आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसे बाइफोकेट करेंगे दैट ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया और पहले से हमारे पास कितना है, एंड देन यू विल फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन अमाउंट। वेरी वेरी क्लियर? ओके, आगे क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जैसे ही हम देखते हैं, वी हैव टू पॉज, ये हम सबसे एंड में करेंगे। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 3000 was sold but no entry was found in the books of accounts। हमने क्रेडिट पे कुछ बेचा है लेकिन हमने एंट्री नहीं की है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? अगर हमने क्रेडिट पे बेचा तो हम एंट्री क्या करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट 3000 टू सेल्स, ये हमने बेचा है ना, तो टू सेल्स अकाउंट 3000। ठीक है, तो हम इसका इफेक्ट क्या देंगे, बैलेंस शीट में डेटर्स में ऐड करेंगे। डेटर्स को डेबिट है, मतलब डेटर्स बढ़ गए हैं हमारे, तो बैलेंस शीट में डेटर्स में ऐड करो, और सेल्स को क्रेडिट है, मतलब सेल्स को भी बढ़ाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में चलते हैं और वहां हम ऐड कर लेंगे डेटर्स 43,000 एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे हमें ऐड करना है, यहां पे हम लिखेंगे बाय सेल्स और ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। इज दिस क्लियर? ओके, आगे आउटस्टैंडिंग कैरेज 500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी हमारा एकदम बाय हार्ट हो गया है, कैरेज में हम ऐड करेंगे, एंड सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 8000 वर परचेज्ड ऑन 31st March एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने कुछ क्रेडिट परचेज किया है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 8000 टू परचेज किया है, तो कौन क्रिएट हो जाते हैं, हमारा क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, सो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 8000। इसका इफेक्ट क्या होगा, परचेज को डेबिट किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में ऐड करेंगे, और क्रेडिटर को क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब बढ़ गई है अमाउंट, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे 8000। ऑलराइट, ओके, अभी सारे एडजस्टमेंट होने के बाद लेट अस लुक एट द आरडीडी वाला एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट देखो क्या है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स at 5% on debtors and write off 1000 for bad debts। अभी यहाँ पे be very 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 attentive। What has happened? हमें बोला गया है that create a provision और बाद में बोला गया है that 1000 bad debts provide करो, लेकिन आपने मेरे लेक्चर सुने हुए हैं, आपको पता है that ये ट्रिक किया हुआ है आपको गुमराह करने के लिए, आपको बस ट्रिक किया गया है यहाँ पे। वी हैव टू रिमेंबर आवर फॉर्मूला। हम पहले बैड डेट्स माइनस करते हैं डेटर्स में से, और जो बैलेंस बचेगा उस पे हम आरडीडी क्रिएट करेंगे। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आरडीडी पहले बोला गया है तो चलो पहले आरडीडी प्रोवाइड करते हैं। नो, रॉन्ग, पहले बैड डेट्स ही आपको माइनस करने हैं। इट डजंट मैटर यहाँ पे आपको कैसे दिया गया है, अगर बैड डेट्स दिए हैं 1000 तो पहले आप 1000 माइनस करो डेटर्स में से। तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे और डेटर्स में यहां माइनस करेंगे 1000, बचता है 42,000 लेस बैड डेट्स। ठीक है, और हमारा जो फॉर्मूला है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ये जो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, उसमें हम ये अमाउंट ऐड करेंगे न्यू बैड डेट्स में। ठीक है, और अभी जो ये बैलेंस बच रहा है 42,000, दिस इज द अमाउंट जिसपे हमें न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है। क्या बोला गया है, आरडीडी इज 5% ऑन डेटर्स, तो 42,000 का 5% दैट गिव्स अस 2,100। दिस इज माय न्यू आरडीडी। मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी और यहाँ पे हमें लिखना है लेस
न्यू आरडीडी। और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, वो जो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां पे हम न्यू आरडीडी के अंडर ये 2100 लिखेंगे। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आपको लगेगा दैट पहले आरडीडी बोला गया है तो पहले आरडीडी का कैलकुलेशन करेंगे। नो, हमें पहले बैड डेट्स प्रोवाइड करने हैं, बिकॉज वो आउटराइटली हमारे डेटर्स नहीं है, तो वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो हमारे डेटर्स है। और उसमें से हमें ऐसे लग रहा है दैट कुछ डेटर्स शायद हमें नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए हम एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। सो प्रोविजन कैन बी क्रिएटेड ओनली ऑन दोज डेटर्स जो हमारे डेटर्स है, राइट? तो इसलिए प्रोविजन विल ऑलवेज बी क्रिएटेड एट द एंड आफ्टर डिडक्टिंग न्यू बैड डेट्स। ओके, प्लीज कीप दैट इन माइंड। ओके, भूलना नहीं है हमें। ऑलराइट, ओके, अभी कुछ बचा है क्या? हिडन एडजस्टमेंट है क्या कोई? नहीं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे भी देखो ट्रायल बैलेंस में मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है। लेट अस सी वो कहाँ जाएंगे इफेक्ट्स। देखिए क्या दिया गया है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है दिस इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉइज, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी ये क्या चीज है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एम्प्लॉयर अगर कुछ देता है एम्प्लॉय को, उसे हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, उसे बोला जाता है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। सो दिस इज व्हाट? एन एक्सपेंस। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, राइट? बिकॉज उसने एम्प्लॉयज के ऊपर कुछ खर्चा किया हुआ है, राइट? तो ये एक्सपेंस है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखेगा। गेटिंग इट? बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। ऑलराइट, आगे प्रोविडेंट फंड हमने देखा, दिस इज अ ऑब्लिगेशन, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड पे दिखेगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉइज। ऑलराइट, एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अभी ये क्या होता है? अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो जाहिर है इसके ऊपर हमें कुछ इनकम मिलेगा, लेकिन हमें ये याद रखना है बच्चों, ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट डज नॉट बिलोंग टू द बिजनेस, दिस बिलोंग्स टू ऑल द एम्प्लॉइज। तो इस पे अगर कुछ भी हमें इनकम मिलता है, इट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉइज, इसीलिए ये हमारे इनकम साइड पे हमें नहीं दिखाना है गलती से। दिस डज नॉट बिलोंग टू द बिजनेस, दिस इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस दैट वी हैव टू गिव इट टू द एम्प्लॉइज। तो इसीलिए ये हमारे प्रोविडेंट फंड अमाउंट में हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट 42,000, मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिखेगा। ओके, गलती से इसे इनकम साइड पे नहीं लिख देना है, ठीक है? ये कैसे दिखेगा मैं आपको बताती हूँ। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, $2,80,000, और इसमें हमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। ओके, 42,000, आउटर कॉलम 3,22,000। गेटिंग इट? इस तरह से दिखने वाला है। ऑलराइट, ओके, लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, वी नो दिस ऑल्सो कि हमें वेजेस और सैलरीज में ऐड करना है, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखेगा लाइबिलिटीज में। डेप्रिसिएट मोटर व्हीकल, ये भी हमने बहुत बार देख लिया। राइट ऑफ बैड डेट्स 5,000 एंड प्रोवाइड फॉर आरडीडी 5% ऑन डेटर्स, ये सबसे एंड में हम करेंगे। काने विड्रू गुड्स ऑफ 6,000 फॉर पर्सनल यूज। ओके, कोई भी गुड्स जब विड्रॉ होते हैं बिजनेस में से, गुड्स बिजनेस से बाहर गए, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमें दिखाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे दिख जाएंगे 6,000, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा काने के कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा, ठीक है? बिकॉज उतने से उसका कैपिटल कम हो गया, उसने ड्रॉइंग्स किया है इसीलिए, ठीक है? तो हम काने के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, तो हमें पता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो 28,000 पे हमारा स्टॉक दिखेगा। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th June 2019। नाउ यहाँ पे बी वेरी वेरी केयरफुल, क्या दिया गया है? इंश्योरेंस हैज बीन पेड अप टू 30th June 2019, ठीक है? यहाँ पे हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं बच्चों। हमारा साल देखो कहां पे है, 31 March 2019 को एंड हो रहा है। 1 April 2018 से लेके
31 मार्च 2019 तक हमारा टोटल साल है, राइट। अभी हमें क्या बोला गया है दैट हमने इंश्योरेंस पे किया है 30 जून 19 तक। अगर कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो वी हैव टू अज्यूम दैट ये जो इंश्योरेंस है ये हमने 12 मंथ्स के लिए पे किया। 30 जून 2019 को वो 12 मंथ्स एंड हो रहे हैं। कब एंड हो रहे हैं? 30 जून 2019, यहाँ पे 30 जून 19। इसका मतलब 12 महीने पहले कब हो जाते हैं? 12 मंथ्स के पीरियड के लिए पे किया है, राइट। तो इससे पहले 12 मंथ्स दैट इज 1 जुलाई 2018 यहाँ पे हमने इंश्योरेंस खरीदा होगा, राइट। तो ये 12 मंथ्स हो गए 1 जुलाई से लेके 30 जून 2019। तो ये 12 मंथ्स के पीरियड के लिए हमारा इंश्योरेंस कितना है? यहाँ पे देखो दिया गया है, इंश्योरेंस इज 7,500। 7,500। आई एम गेटिंग दिस? अगर यहाँ पे हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, वी हैव टू अज्यूम दैट इंश्योरेंस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 30 जून को ये 12 मंथ्स एंड हो रहे हैं, तो ये स्टार्ट कब हो गए? पीछे चले जाएंगे हम 12 मंथ्स, तो 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये 12 मंथ्स के पीरियड के लिए हमने 7,500 पे कर दिया, लेकिन बीच में यहाँ आ गया 31 मार्च, ये हमारा ईयर एंड है। तो 31 मार्च से लेके 30 जून इस पीरियड के लिए जो भी इंश्योरेंस है दैट बिकम्स माय प्रीपेड एक्सपेंस। इस साल पे कर दिया लेकिन अगले साल के लिए है। और कितने महीने प्रीपेड हो गया? देखिए 31 मार्च से आगे कैलकुलेट करते हैं टिल 30 जून, अप्रैल, मई एंड जून, दैट मीन्स 3 मंथ्स के लिए दिस इंश्योरेंस इज प्रीपेड। गेटिंग इट? सो 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे, 7,500 इज फॉर 12 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के लिए कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 7,500 into 3 divided by 12. This comes to 1,875. ओके, ये प्रीपेड है तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे 1,875. ओके, एंड दिस इज माय प्रीपेड एक्सपेंस, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा प्रीपेड एक्सपेंस। गेटिंग इट? इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके, आई होप ये अच्छी से समझ गया है आपको। इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए, प्यारे सा कमेंट जरूर कर दीजिए। ओके, चलो आगे क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। नाउ वी नो इसका क्या करेंगे। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 13,000। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो, ऐसे हमें सीधा सीधा नहीं दिया गया है, हमें बोला गया है दैट बुक वैल्यू रिड्यूस करो 13,000 पे। तो पहले देखते हैं दैट ट्रायल बैलेंस में दिख कितने पे रहा है प्लांट एंड मशीनरी। ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी इज अपीयरिंग एट 15,000। हमें बोला गया है दैट इट शुड अपीयर एट 13,000। तो 15 माइनस 13 दैट इज 2,000 becomes my depreciation. ठीक है, दिस इज आवर इनडायरेक्ट कैलकुलेशन। हमें सीधा सीधा कैलकुलेट करने को नहीं बोला गया है, लेकिन हमें अगर बोला गया है बुक वैल्यू इज रिड्यूस्ड, इसका मतलब डेप्रिसिएशन होता है। सो 2,000 हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो इसके दो इफेक्ट सेम आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2,000 आएगा और बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस होगा। ऑलराइट, ओके। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%, ये पता है हमें कैसे करना है। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स, बैड डेट्स एट द एंड। गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अभी यहाँ पे गौर करिए, कोई भी गुड्स अगर हमारे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं बच्चों, तो हम उन्हें कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट पे, क्रेडिट साइड पे। चाहे वो ड्रॉइंग्स हो, चाहे वो लॉस हो या फिर सेल्स हो, किसी भी तरह से फॉर वॉट एवर रीजन गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखा दो। तो यहाँ पे हमें दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ओके, अमाउंट कितनी है? 3,000। तो यहां पे लिख लेते हैं 3,000। और हम फ्री सैंपल्स में गुड्स क्यों देते हैं? बिकॉज वी हैव टू एडवर्टीज आवर प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख देते हैं टू एडवर्टीजमेंट 3,000। यानी कि ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, इसलिए P&L में डेबिट कर दिया, और गुड्स बिजनेस से बाहर गए इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ऑलराइट, ओके। एंड लास्टली हम बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट देखेंगे।
प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 800. ओके, दिस इज सिंपल. फर्दर बैड डेट्स मतलब ये न्यू बैड डेट्स है. तो बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा जो फॉर्मूला है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, इसमें से हम ये न्यू बैड डेट्स में अमाउंट दिखाएंगे. ऑलराइट, ओके. आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है, ये हमें पता है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वी नो दिस, ये कैसे करना है. लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, दिस ऑल्सो वी नो नाउ. इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, एडवांस में कोई भी अगर हमने एक्सपेंस पे किया है तो क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस करेंगे. और बैलेंस शीट में ये कहा दिखेगा, बिकॉज हमने एडवांस पे कर दिया है, सो दिस बिकम्स माय एसेट. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमें दिखाना होगा प्रीपेड इंश्योरेंस 300. ठीक है. एंड लास्ट, गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली. अच्छा, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी क्लेम नहीं दिया, मतलब ये पूरा के पूरा नुकसान हो गया. तो क्या करेंगे, इसके सिर्फ दो इफेक्ट्स आएंगे. पहला इफेक्ट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर गए हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे 3000 दिखा देंगे. तो यहां पे हम लिखेंगे बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर 3000. राइट, और ये पूरा नुकसान हो गया बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी क्लेम नहीं दिया. तो पूरा के पूरा 3000 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखेगा. तो यहां पे हम लिख देंगे टू लॉस बाय फायर 3000. आर यू गेटिंग दिस? यहां पे अगर क्लेम नहीं है तो पूरा हमारा लॉस हो जाता है. ठीक है, ओके. अच्छा चलो, अभी हिडन एडजस्टमेंट कोई है क्या, ये प्रॉब्लम में देख लेते हैं. There are no hidden adjustments in this problem, but there is an interesting item. Let us see. RDD है 350 और bad debts है 300. They are appearing in the trial balance. इसका मतलब ये old RDD and old bad debts है. ठीक है. एडजस्टमेंट में हमें कुछ भी नहीं दिया गया है RDD और bad debts के लिए. ऑलराइट, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, देखो आई एम राइटिंग डाउन द फॉर्मूला हियर. हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम कैसे दिखाते हैं, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, ये दोनों हमें एडजस्टमेंट से मिलेंगे और इसमें से हम माइनस करते हैं ओल्ड आरडीडी. ओके, राइट. यहां पे अगर फिगर आ जाती है पॉजिटिव तो ये हमें दिखाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, लेकिन अगर ये फिगर आ जाती है नेगेटिव तो हमें दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, अभी यहां पे क्या हुआ है बच्चों, ये फिगर्स तो हमारे पास नहीं है. ठीक है, हमारे पास सिर्फ ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स और आरडीडी है, तो दोनों भी ओल्ड है. तो ओल्ड बैड डेट्स कितने हैं, देखो ओल्ड बैड डेट्स 300 है, उसमें से हमें माइनस करना है ओल्ड आरडीडी. ओल्ड आरडीडी इज 350, तो यहां पे मैं माइनस करूंगी 350, तो मेरे पास बचता है -50. दिस इज अ नेगेटिव अमाउंट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मुझे दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, बिकॉज ये माइनस में अमाउंट आई है. तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे कैसे लिखूंगी, देखो यहां पे मैं लिखूंगी बाय ओल्ड आरडीडी 350 लेस ओल्ड बैड डेट्स 300, आउटर कॉलम 50 रुपीज. देखिए प्रेजेंटेशन किस तरह से है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव फिगर आएगी. वाई? बिकॉज अगर डेबिट साइड पे माइनस है तो व्हेन वी चेंज द साइड, हम डेबिट का जब क्रेडिट करते हैं तो -50 का +50 हो जाएगा. राइट, अगर हम डेबिट में दिखाते हैं तो यहाँ पे -50 हो रहा था, तो इसीलिए हमें पॉजिटिव अमाउंट दिखानी थी. तो हमने क्या किया, यहां से उसे क्रेडिट में शिफ्ट कर दिया और पॉजिटिव कर दिया. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? आई होप यहां तक सारे एडजस्टमेंट बच्चों आपको बहुत अच्छी से समझ गए हैं. मैंने सारे एडजस्टमेंट आपके इलस्ट्रेशंस में से यहां पे आपको समझाया है. आई होप यू विल फाइंड दिस लेक्चर एक्सट्रीमली यूजफुल. एग्जाम के पहले दिन डू गो थ्रू दीज लेक्चर्स सो दैट आपका सारा रिविजन हो जाएगा एंड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपका सब कुछ कवर हो जाएगा. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां नेक्स्ट चैप्टर से ऐसे ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एडजस्टमेंट्स में लेके आऊंगी. टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर.